नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजन जी के YouTube चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आज सभी की नजरें सर्वोच्च न्यायालय पर लगी हुई थी क्योंकि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी। कल और आज 2 दिन सर्वोच्च न्यायालय बेल एप्लीकेशन पे इतना डिटेल कभी डिस्कस नहीं करता, ये स्वयं जस्टिस संजीव खन्ना ने भी कहा। लेकिन मामला ही ऐसा था। लेकिन आज कुछ जो सुनवाई के दौरान सुना गया, जो सवाल न्यायमूर्ति ने पूछे, न्यायाधीश ने पूछे, और जब ईडी यानी सरकारी वकील जब गड़बड़ा जाते थे और उनको नसीहत जिस हिसाब से न्यायालय दे रहा था, उससे लगता है कि हमारे देश में ईडी बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लेकिन जब जबरदस्ती केस बनाना पड़ता है विचारों को, तो कैसा फ्लैट हो जाता है केस और कैसा औंधे मुंह गिरता है। और ये फ्लैट केस होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जस्टिस ने कहा, जस्टिस संजीव खन्ना जी ने कहा कि if you come for the case you have prepared, if it comes for cross examination, it will fall flat. यदि ये क्रॉस एग्जामिनेशन में जब केस जाएगा तो ये केस पूरी तरह से गिर जाएगा, मुंह के बल गिरेगा, क्योंकि केस ही नहीं बना। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को आपने मुजरिम बनाया, लेकिन कैसे बनाया? क्या है आपके पास? आपने इसमें पीएमएलए लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग लगाया। कहां है मनी लॉन्ड्रिंग? अरे पैसा कहां है ये बताइए। जहां पैसा का आदान प्रदान होगा, यदि आप ये न्यायालय की लगातार टिप्पणियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप जब रिश्वत भी देते हैं तो पैसा दिया जाता है। पैसा कहां है? किधर पैसा, किधर है? ये सारी बातें आप उस एक अप्रूवर सरकारी गवाह जो बना है, उसके वक्तव्य से ज्यादा आपके पास कुछ भी नहीं। एक सरकारी गवाह जो आपके पास बोलता है और उसके वक्तव्य के भरोसे, उसके कथन हियर से, उसके कहने के भरोसे आपने उनको उठाया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा, पूछा कि मनीष सिसोदिया इसमें इन्वॉल्व कैसे है, इसमें क्रिमिनल केस कैसा बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसा बनता है। तो उन्होंने कहा कि वो उसमें प्रोसेस में है, प्रोसेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि किस प्रोसेस का हिस्सा है? एक्साइज पॉलिसी बनाई, इसका हिस्सा है, इसलिए क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। ऑफेंसेस कई प्रकार के होते हैं। यदि आपने किसका किडनैप किया, उसमें फिरौती गई नहीं गई, उसको फिरौती नहीं मिली नहीं मिली, लेकिन उसने किडनैप किया, अगवा किया, यही क्राइम बनता है। वैसे एक्साइज पॉलिसी बनने के लिए एक्साइज मिनिस्टर होने के नाते एक्साइज पॉलिसी का अप्रूवल देने के लिए ये कहां, उसकी और आप किडनैप वालों की कहां कर सकते हैं व्यवस्था पैरेलल, मतलब कैसा कंपैरिजन कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जब भी कोई पॉलिसी बनेगी, सरकार बनाएगी, कोई भी सरकार बनाएगी, तो उस पॉलिसी से फायदा होने वाली एक लॉबी होती है और उस पॉलिसी से नुकसान होने वाली एक लॉबी होती है। जो फायदा होता है वो कहता है, उसको महिमा मंडन करता है। जिसका नुकसान होता है, जिनकी दुकानें बंद होती दिखाई दे रही है, जिसका नुकसान होता है, वो प्रेशर लॉबिंग करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, प्रेशर टैक्टिक्स बनाते हैं। ये हमेशा होते आ रहा है, हर सरकार के साथ होते आ रहा है। यदि आप ये सोचे कि नाराज लोग रहे नहीं, प्रेशर टैक्टिक्स करने वाले होंगे नहीं, तो फिर कोई सरकार पॉलिसी बना ही नहीं पाएगी। क्योंकि कोई भी पॉलिसी आती है तो उसमें कोई हर्ट होता है, कोई किसी का फायदा होता है। आप ये कैसे कहते हैं कि जो पैसे है कहां जो गए? आपने कहा कि गोवा में 300 करोड़, एक बार 100 करोड़, एक बार 30 करोड़ का जिक्र किया आपने। गोवा में गए हैं पैसे, चलो मान ली आपकी बात, लेकिन पैसा गोवा में किसी और के पास, उसका उपयोग किसी और ने किया, किसी और के लिए किया।
इसमें मनीष सिसोदिया कहाँ है? वेयर इज मनीष सिसोदिया? क्या मनीष सिसोदिया के पास पैसा है? यदि अरोड़ा जो कहते हैं सरकारी गवाह ये पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका प्रूफ कहाँ है? मात्र उसके कहने पे। तो सरकारी वकील ने कहा कि सर ये इतने लोग शातिर होते हैं नेता लोग कि ये ऐसे कई सामने लोग रखते हैं जिनको पकड़ना मुश्किल है। तो न्यायालय ने कहा फिर ईडी क्या काम है भाई? ईडी का काम ही है ये ट्रेल साबित करना। पैसा यदि कहता है अरोड़ा ने दिया है किसी को तो किसको दिया, कैसे दिया, क्या दिया, ये ट्रेल है। यहां तो केस ही नहीं बनता, मनीष सिसोदिया तो इन्वॉल्व ही नहीं लगते कहीं। आज लगातार सवाल जब उठ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय से और हास्यास्पद स्थिति में सरकारी वकील जवाब दे रहे थे, यहां तक सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा कि ये केस तो फ्लैट गिर जाएगा साहब, क्रॉस एग्जामिनेशन पे आएगा तो अभी तो आप हमारे पास सिर्फ बेल के लिए आए हैं। लोअर कोर्ट में जहां केस चल रहा वहां क्रॉस एग्जामिनेशन पे आएंगे तो आपके पास क्या है बताने के लिए? इसके पहले याद मैं आपको दिखा करवा दूं, सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी टिप्पणी की थी बोपन्ना साहब के बेंच ने M3M के मामले में। उन्होंने बाकायदा ये निर्देश दिए थे, ये टिप्पणी नहीं थी, कि ईडी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करे। ईडी इस बात का ध्यान रखे कि वो निष्पक्षता के साथ काम करे, इंडिपेंडेंटली काम करे, निष्पक्षता के साथ काम करे। बदले की भावना से काम ईडी ना करे ऐसे निर्देश दे रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा स्कैंडल जो बनाया है, एक्साइज पॉलिसी, दारू पॉलिसी, भ्रष्टाचार, इसका जो आरोपी पकड़े गए एक्साइज मिनिस्टर जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया, इसके खिलाफ ईडी के पास सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी सिवाय इसके कुछ नहीं कि दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा ये तो आपका सरकारी गवाह है, ये तो बोल देगा। लेकिन सरकारी गवाह ने बोला जब तक पैसा आता नहीं, लेन देन पैसे का होता नहीं, पैसा मिलता नहीं, तब तक मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट ही नहीं लगता, पीएमएलए लगता ही नहीं। तो पीएमएलए कैसा लगाया आपने? आज बगले झांकते दिखे सारे सरकारी वकील। इसके पहले कल जब बात हुई तब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 35 लाख का चेक दिया है चंदे के लिए। चंदा किसको दिया? आम आदमी पार्टी को दिया। तो फिर आम आदमी पार्टी इसमें पार्टी क्यों नहीं बनाई? आप आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाइए। ईडी ने आज कहा कि हम कानूनी सलाह ले रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाते या नहीं। लेकिन यदि इसमें आम आदमी पार्टी पार्टी बनती है तो ये एक ऐसा भानुमति का पिटारा खुल जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के उसके बाद के निर्णय में कोई भी राजनीतिक दल जो चंदा मिलता है उसके बारे में उसको बाहर सब चीजें बतानी पड़ेगी। फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं, इसका भी भेद खोलना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत दूर से घेरा है इस केस में। अब ये 12 तारीख को हियरिंग होगा, लेकिन आज जो टमाटे पड़े हैं ईडी को, और यदि वही बात जो सर्वोच्च न्यायालय ने आज मनीष सिसोदिया जी के बेल एप्लीकेशन के बहस के दौरान कही, वही की वही लागू होते संजय सिंह पे। संजय सिंह को अरेस्ट क्यों किया? फिर दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कि मुझे संजय सिंह को मिलवाया अरविंद केजरीवाल ने। संजय सिंह मुझे लेके गए मनीष सिसोदिया जी के पास और मनीष सिसोदिया को 32 लाख का चेक दिया पार्टी फंड में।
अब इस पूरे इसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कहाँ है? पैसे कहाँ हैं? पैसे का बेनिफिशियरी कौन है? यदि आम आदमी पार्टी है तो फिर पार्टी क्यों नहीं करते इसमें? आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाते? वो अब मुजरिम क्यों नहीं है? ये तो प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन फिर मनी लॉन्ड्रिंग हुआ कहाँ? मनी तो व्हाइट में गया, चेक से गया, बैंक ट्रांजैक्शन से गया, पर ये मनी लॉन्ड्रिंग कैसा हो गया? रिश्वत गई तो कैसी गई रिश्वत? इसके ट्रेल कहाँ है? ये तमाम चीजें सामने आएगी। तो संजय सिंह को उठाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंडिया गठबंधन के एक बहुत वोकल, बहुत ही स्पष्टता से मीडिया के बीच में बोलने वाले संजय सिंह थे। संजय सिंह पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी के चेहरे थे। संजय सिंह लगातार इंडिया गठबंधन के एक सूत्रधार के रूप में काम कर रहे थे। उनको उठाना जरूरी था, या इसके बाद केजरीवाल का नंबर, क्योंकि केजरीवाल ने भी वही काम किया। केजरीवाल ने मिलवाया, वो प्रोसेस का हिस्सा बताएंगे। बार बार सवाल प्रोसेस पे हो रहा था, ये प्रोसेस का हिस्सा है साहब। ये पूरे रिश्वत कांड में ये एक एक टूल है। सरकारी वकील ने भी कहा कि मनीष सिसोदिया बोल देते कि मुझे पॉलिसी पसंद नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक है, उनने पॉलिसी पास की, ठीक है, आपके हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। फिर मनीष सिसोदिया के पास पैसा कहाँ है? मनीष सिसोदिया को पैसा मिला कहाँ? किधर है पैसा? वो जब तक कैश का लेन देन नहीं होता तब तक मनी लॉन्ड्रिंग कैसा होगा? क्योंकि जब तक कैश नहीं आता, रोकड़ा नहीं आता, तब तक उपयोग कैसा होगा? आज ईडी फंस गई। ये जो पीएमएलए जहां वहां लागू कर देते हैं, कहीं पे भी उठा के चेप देते हैं, इनको लगता है इस देश में इनके बाप का राज चल रहा है। राज इस देश में कानून का है, संविधान का है, और संविधान का कस्टोडियन सर्वोच्च न्यायालय बैठा है। वो संविधान के बाहर इधर उधर कोई भी जाता है तो अपने फटकार से उसको औकात में लाता है। अब 12 अक्टूबर को डेट गई है, लेकिन जिस हिसाब से जो सवाल पूछे गए, उन सवालों के कोई जवाब ईडी के पास नहीं थे, और है भी नहीं, क्योंकि ईडी के पास एक अप्रूवर है, विजय अरोड़ा। ये अप्रूवर की भी कहानी बहुत पीछे जाती है। ये आंध्र प्रदेश में कैसा एक दारू का व्यापारी अटकता है, उसके कैसे वहां के सत्ता पक्ष के साथ संबंध है, वहां का और बीजेपी का कैसा गठबंधन की बात हो रही है, फिर कैसा उसको भी अप्रूवर किया जाता है, फिर कैसा विजय अरोड़ा भी अप्रूवर होता है, दिनेश अरोड़ा। और उसके बाद ये भी एक ट्रेल है जो लगातार मीडिया, खासकर सोशल मीडिया, गोदी मीडिया तो इस पे बात नहीं करेगा, सोशल मीडिया लगातार इस ट्रेल को भी दे रहा है। एक पॉलिटिकल, ईडी के साथ एक पॉलिटिकल लाइनेज जाती है। और जैसा कि हम कहते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, और 2024 के चुनाव के पहले बहुत सारे अभी ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई के एक्शन होंगे। आज भी तमिलनाडु में इनकम टैक्स डीएमके के एक सांसद को घेर के बैठा है, एक मंत्री बंगाल में ईडी को फेस कर रहा है, और तेलंगाना भी ईडी एक विधायक बीएसआर के, उसके सिल्वर जुबली मतलब जुबली हिल्स हैदराबाद से लेके गांव तक लगातार रेड चल रही है। ये रेड का प्रकोप होगा, ये कुछ दिन नेताओं को जेल में भी डालेंगे, लेकिन अनिल देशमुख, संजय राउत, इनके साथ जो न्याय हुआ, इनको जमानतें मिली, और उनके जमानत के समय भी कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी, वो फिलहाल यही टिप्पणियां थी। अनिल देशमुख के मामले में, संजय राउत के मामले में भी कोर्ट ने कहा कि ईडी का केस बनता कहाँ है, कहाँ लगता है ईडी, और जमानत मिल गई उन लोगों को। तब भी लग रहा था
कि ये राजनीति से प्रेरित है। ये भी आज जितने सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने पूछे वो तो कटघरे में खड़ा कर देते हैं ईडी को, कटघरे में खड़ा कर देते हैं तमाम सरकार के उस मनीषा को। क्या विरोध का स्वर, क्या विरोध की राजनीति या विरोधी पार्टियों को आप जनमानस के थ्रू या चुनाव के थ्रू नहीं निपटा पाते, यदि आप ममता को बैलेट बॉक्स के द्वारा नहीं हरा पाए, तो फिर ममता को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के द्वारा परेशान करने का हिस्सा तो नहीं। क्योंकि जैसे लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग संजय राउत जैसे, कुछ लोग मनीष सिसोदिया जैसे जेल में रह के भी लड़ाई लड़ते हैं, कुछ लोग जेल में जाने से डरते नहीं, लगातार ललकारते हैं। संजय सिंह भी कहते थे कि इस फुक्कड़ के घर में ईडी का स्वागत है। ईडी आई, उन्होंने स्वागत किया, लेकिन जब मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचेगा, संजय सिंह का भी सवाल वही उठेंगे जो इस केस में उठे हैं। कुल मिलाकर आज ईडी का एक नग्न सत्य जनता के सामने आया, और ये सत्य इसलिए भी आ रहा है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का प्रोसीडिंग आजकल लाइव हो रहा है। हर आदमी सुन रहा है कौन क्या पूछ रहा है और कौन क्या बता रहा है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कैसे होते हैं, कानून कैसा परिभाषित होता है। सर्वोच्च न्यायालय कानून को गलत परिभाषित कर किसी भी सामान्य इंसान को या किसी भी नेता को जब कोई एजेंसी प्रताड़ित करती है, तो फिर कानून से उसको न्याय भी मिलता है। देखते हैं 12 तारीख को क्या होता है। लेकिन ये बात तो तय है कि आज जो ईडी के साथ, यानी ईडी को जो आज एक टाइट स्लैप कहते हैं अंग्रेजी में, या एक बेहतरीन लपड़ पड़ा है, उसकी गूंज काफी दिनों तक इस पूरे देश में गूंजती रहेगी। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।